पूरी दुनिया जानती है, मानती है कि आज का दिन एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। जी, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की चर्चा मैं कर रहा हूँ। सुबह से लेकर अब तक जितनी चर्चाएं देश और विदेश में हुई हैं, सबका अपना महत्व है। उसकी वजह ये है कि इस अजीम कायनात ने एक अजीम व्यक्ति का इस धरती पर पदार्पण करवाया, जिसको हर आदमी अपने अपने हिसाब से देखने की कोशिश करता है और अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करने में गौरव महसूस करता है। कोई दलित मसीहा के रूप में उनको देखता है, कोई समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व के उद्घोषक के रूप में उनको देखता है, कोई कानून के बहुत बड़े विज्ञ के रूप में जानता है, और हिंदुस्तान के लोग और पूरी दुनिया के लोग एक संविधान निर्माता के रूप में उनको जानता भी है और प्रतिष्ठा के साथ उनका स्मरण भी करता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग जिस रूप में भी देखते हैं, उस रूप में भी उसका बड़ा महान जो व्यक्तित्व है वो हम लोगों के सामने उद्घाटित होता है। उनकी जीवनी, उनके कृतित्व की चर्चा आज दिन भर होती रही है। मुझको भी एक अवसर मिला था। सबसे पहले दरभंगा रेडियो स्टेशन में डायरेक्टर फूलचंद जी हुआ करते थे, गुलाब चंद जी, सॉरी। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि अंबेडकर जयंती है, आप सादर आमंत्रित हैं। तो मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था और मेरे डिस्कशन का टाइटल था डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक व्यक्तित्व। उस समय मैंने उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को जानने की कोशिश की जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, उस महामानव की प्रेरणा लेते हैं। जीवन का हर पहलू बड़ा प्रेरणादायक है और आज डिस्कशन का जो मेरा विषय है सबको ज्ञात है, अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड वर्ल्ड टुडे। बड़ा गंभीर विषय इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मेरी जो अध्ययन की यात्रा प्रारंभ हुई और अब तक जो चली है, उसमें मैंने जैसा कहा कि मुझको अवसर मिला था, वो 80s का पीरियड था। 82 में मैंने एक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया और उसी समय उस विषय पर को रेखांकित करने की मैंने कोशिश की थी और मैंने पाया कि दुनिया में किसी को भी आगे निकलना है और एक प्रतिष्ठा का स्थान स्थापित करना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो बातें कही हैं, और केवल कही नहीं है, उतारी है, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। शिक्षा के महत्व को सब लोग उजागर करते हैं। किसी देश के डेवलपमेंट का सवाल हो, परिवार के डेवलपमेंट का सवाल हो, सभ्य समाज की अवधारणा को रेखांकित करने का सवाल हो, तो शिक्षा का जो महत्व है उसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी शिक्षा के प्रति जो उनका अनुराग था वो आज भी किसी के लिए प्रेरणा का सबब हो सकता है और होना चाहिए। यही वजह है कि विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में आपको अध्ययन करने का गौरव भी मिला, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से संबंध रहा, और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। अगर उनके अध्ययन का आप आयाम देखें तो मूलतः राजनीति शास्त्र के आप विद्यार्थी थे, और जो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होता है बड़ा भाग्यशाली होता है। अरस्तू के शब्दों में अगर हम कहें तो मास्टर साइंस का वो स्टूडेंट होता है। इसको मैं अपने छात्रों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में मैं रेखांकित बड़ा गौरव के साथ करता हूँ। तो लॉ की अवधारणा तो वैसे भी उसके दिमाग में थोड़ी आती है, आधा तो लॉ का विद्यार्थी होता है, और उसमें भी इकोनॉमिक्स का अध्ययन अगर नहीं किया जाता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती। और ये मैं नहीं कह रहा, राजनीति शास्त्र का सबसे निष्णात विद्वानों में से चाणक्य का नाम आता है, और जब राजा की शिक्षा की वो बात करता है तो अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति की बात करता है। दर्शन, वार्ता, इकोनॉमिक्स, दंड नीति, लॉ एंड जस्टिस। और हमारे यहाँ ज्ञान को कंप्लीट माना गया है, सुविधा के हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग किया है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब को ये गौरव प्राप्त था कि उन्होंने
समग्रता में चीज़ों को समझने की कोशिश की, इसीलिए उनका व्यक्तित्व इस तरह का हुआ। अभी चंद दिनों पहले विभाग में अध्यक्ष के नाते, विभागाध्यक्ष के नाते जो दायित्व था, उसमें बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने का भी गौरव मुझको प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर संजय पासवान जी, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन उनको मैं अध्येता के रूप में जानता हूँ। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, उसी समय से मैं जानता हूँ। आप पढ़ने लिखने के प्रति बहुत समर्पित, डेडिकेटेड रहे, अभी भी एमएलसी हैं। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी अंतरंग, और समूह में भी उन्होंने एक बात कही कि हिंदुस्तान के जो दार्शनिक रहे, हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी मार्केटिंग हम लोग नहीं कर सके। आज की शब्दावली में कहते हैं, दुनिया को हम समझाने में सफल नहीं हो सके, अब धीरे धीरे हो रहे हैं। कि भारत अगर जगत गुरु था तो यहाँ के ऐसे मनीषियों की वजह से था, और अम्बेडकर को ये गौरव प्राप्त था कि हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को बहुत करीब से उन्होंने समझने की कोशिश की। इसीलिए दूसरा अम्बेडकर पूरे विश्व में पैदा नहीं हो सका, और हो भी नहीं सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हो सकता है, हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरह का संविधान दे सके अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और दार्शनिक विरासत की हम बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो दो ही कैटेगरी बनती है, एक प्लेटो की बनती है और एक अरस्तु की बनती है। एक केवल कल्पना के सहारे दर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और उसी का छात्र अरस्तु, उसने व्यवहारिक धरातल पर राजनीति को समझने की कोशिश की। इसीलिए उस पाश्चात्य के दृष्टिकोण से हम लोग अगर कहते हैं तो कहते हैं कि शायद फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। वो क्या कहता है, कुछ लोग मानते हैं कि शायद अंबेडकर जी स्वप्न लोकीय बात करते हैं, मैं नहीं ऐसा मानता। वो अरस्तु की परंपरा को जीने वाले लोग थे, और उन्होंने केवल कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट नहीं किया, जो सबसे कठिन काम था, उस मुल्क के लिए संविधान तैयार करना जो न केवल विभिन्नताओं से भरी हुई रही, बल्कि आतताइयों से आक्रांतित भी रही, और ऐसी चीज़ें पैदा इस धरती पर हुई जो इस धरती को तार तार किया। वैसे में उसको समेटना और उसको प्रतिष्ठित करना, वो भी संविधान के जरिए करना, वो दूसरा नहीं कर सकता था। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति हमारे संविधान में सब कुछ लगा दिया। उस व्यक्ति ने जो कुछ भी अर्जित किया, इतना बड़ा राष्ट्रभक्त। मैं उस आदमी के जीवनी को पढ़ रहा था, चाहे जितनी बातें कही गई हो, भारतीय परंपरा को जीने वाला और फिर भारतीय परंपरा को वापस करने वाला, वैसा दूसरा उदाहरण मुझको नहीं मिलता। ये बात नहीं है कि मैं उनके बारे में कह रहा हूं इसलिए बात कह रहा हूं। चूंकि अंबेडकर पर बात मैं कर रहा हूं तो मुझको अच्छी तरह से इस बात का एहसास है कि उतना अस्पष्टवादी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में मुझको नहीं दिखाई पड़ता है। खरी खरी बात कहने वाला, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पर साफ वो आदमी कहता है कि इस मुल्क का अगर विभाजन इस आधार पर होता है तो क्या हो सकता है, और जो बात उन्होंने कही थी वो आज दीगर तौर पर दिखाई पड़ती है। उतना स्पष्ट करने वाला अंबेडकर को पढ़ाया नहीं जाता है, उनको पूजने की बात होती है। अंबेडकर अध्ययन की चीज़ है, और बहुत गौरवपूर्ण ढंग से अध्ययन करने की चीज़ है, क्योंकि उस व्यक्ति का अध्ययन किया जाए तो एक साथ उसने साधना की, राजनीति की भी, अर्थ की भी, दर्शन की भी, उसका दिग्दर्शन बहुत आसानी से हो सकता है। भारत भारत है, आर्यावर्त है, और रहेगा तभी तक जब तक कि वादे वादे जाते तत्वबोध के दर्शन में विश्वास करेगा। प्राचीन समय में उसका सबसे बड़ा पुरोधा अष्टावक्र दिखाई पड़ता है। गलत को गलत कहने का सामर्थ्य इस धरती को है, इसको रेखांकित और रूपांतरित करने में अष्टावक्र का बड़ा भारी योगदान है। प्राचीन काल में जनक के दरबार में जहां सब लोग बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, वहां उसको तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन उसके विधा को स्वीकार किया जाता है। कैसा व्यक्ति था वो? पिता से अगर गलती होती है तो अपनी माँ के गर्भ से कहता है गलत है और गलत रहेगा, ये गलत है। वो शापित होता है, स्वीकार करता है,
और बाबा भीमराव अंबेडकर तो ऐसे समाज से ही आए थे कि शापित थे, फिर भी अष्टावक्र ने सही बात कहने से परहेज नहीं की। लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे रिसर्चर हुए हैं जिन लोगों ने इस पर काम किया है, गांधी से, अलग लोगों से, लेकिन जो बात कही अंबेडकर ने वो हमेशा तर्कपूर्ण ढंग से कही। तर्क के अलावा दूसरा सहारा नहीं लिया उस व्यक्ति ने। जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही उसी को रेखांकित किया उस व्यक्ति ने। जाति का, अस्पृश्यता का भारतीय दर्शन के आधार पर कभी समर्थन किया नहीं जा सकता। ऋग्वेद में कभी, जो हमारी मूल रचना है, प्रारंभिक रचना है, उसमें कहीं जाति का वर्णन नहीं आता है, वर्ण का वर्णन आता है। आप देखें कि हिंदुस्तान में जितने महापुरुष हैं, व्यास की कौन सी जाति थी, केवट की कौन सी जाति थी, सब पूजित थे। सूरदास, कबीरदास, ये रैदास, ये हमारी परंपरा है। अंबेडकर उसको जानते थे। यही एक धरती है जहां अपनी बात तर्क के आधार पर कही जाएगी तो यहां लोग उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि यहाँ के रवायत में वो शामिल है, हिंदुस्तान के दर्शन के तासीर में वो शामिल है। इसीलिए अंबेडकर के बारे में जितना कुछ कहा जाए, उनके व्यक्तित्व के सारे पहलुओं पर निश्चित तौर पर कई दिन तक उस पर बात हो सकती है और रिसर्च करने की जरूरत है। बच्चों को के सामने वो बात आनी चाहिए, रिसर्चर प्रोफेसर्स के सामने भी बात आनी चाहिए। चाहे कास्ट एलिनेशन की बात हो, चाहे हु वेयर शूद्रास की बात हो, जरा गौर से पढ़िए उस व्यक्ति ने क्या कहा है। वही कहा है जो हमारा वेद कहता है, वही कहा है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वही कहा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। योग्यता के आधार पर, आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पर इस देश में सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा। आप किस कुल में पैदा हुए हैं वो बड़ा महत्व नहीं है। रावण बड़ा ज्ञानी था, बड़े कुल से आता था, लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति रेखांकित करती है और अंबेडकर उसको जीते थे, उसको समझते थे। इसीलिए वो व्यक्ति कहीं भी रह सकता था। इतनी योग्यता जिस व्यक्ति में थी, इतनी प्रताड़ना उस व्यक्ति ने झेली थी, आज जो माहौल है उसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती है, होनी भी नहीं चाहिए। फिर भी वह व्यक्ति हिंदुस्तान आता है क्योंकि उसको मालूम था कि हिंदुस्तान ही एक ऐसी धरती है जहां हम जो कहना चाहते हैं तर्क के आधार पर करेंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि अष्टावक्र की धरती है। जनक के दरबार में स्वीकार करना पड़ा तो जनक के दरबार जैसा ज्ञानियों का भी दरबार नहीं है। और बड़ा गुरुतर दायित्व तो मिला, सारे दंश झेले थे, लेकिन एक जूरिस्ट के नाते, एक दार्शनिक के नाते देश के लिए क्या होना चाहिए, इतने विकट परिस्थिति में कैसे ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, एक नज़ीर है। इसीलिए मैंने संविधानवाद की बात कही है। आज अंबेडकर के व्यक्तित्व पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उसके एक पहलू पर हम बात करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और वर्ल्ड टुडे। आज दुनिया में जो तबाही है, दुनिया में जो परेशानी है, दुनिया में जो आतंक है, दुनिया में जो धर्मवाद की कट्टरता है, दुनिया में आंदोलन के नाम पर जिस तरह से राष्ट्र व्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश चल रही है, मानवता के सामने विकट खतरा है, वैसे में अंबेडकर को हम रेखांकित करना चाहते हैं। मित्रों, गुरुजनों, आपको पता है, केवल मैं स्मरण कराना चाहता हूँ, हमसे बेहतर आपको मालूम है, हिंदुस्तान एक धरती ऐसी है जिसने शुरू से ही, जब राज्य की संस्था को पाश्चात्य स्वीकार नहीं करता था, राज्य सत्ता और चर सत्ता के बीच में लंबा संघर्ष चला है, आप जानते हैं सब लोग, और बमुश्किल राज्य की संस्था को स्थापित करना पड़ा। किया लोगों ने, मैकियावेली का नाम आता है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में उसका नाम आता है। आप जानते हैं इंग्लैंड का संघर्ष, आपको पता है किस तरह से लॉक ने संविधानवाद को स्थापित करने की कोशिश की, हम लोग जानते हैं, उससे उसका नाम आता है। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में सबसे प्रारंभिक कालखंड में ही हमारे यहाँ सत्ता सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया, क्योंकि राज्य की संस्था अपरिहार्य है, इसको रेखांकित किया गया चाणक्य से भी पहले। लेकिन चाणक्य अंतिम दार्शनिक हमारा प्राचीन काल का है, वो कहता है राजा जो है वो सर्वोच्च है, उसकी सर्वोच्चता पर अगर क्वेश्चन होगा तो स्थिति कैसी होगी, तो मत्स्य न्याय की स्थिति होगी। उसी को रेखांकित करता है कालखंड में हॉब्स, जब वो कहता है वार अगेंस्ट एवरीवन हो जाएगा। लॉक बेहतर मानता है स्टेट ऑफ नेचर को, फिर भी मानता है कि साहब वो रहने लायक स्थिति नहीं होगी। रूसो प्रताड़ित था, खाने को नहीं था, चोरी करनी पड़ती थी, लेकिन उसने भी राज्य व्यवस्था को स्वीकार किया। तो पाश्चात्य को काफी समय लगा। और प्लेटो जो बड़ा दार्शनिक हम लोग मानते हैं, उस व्यक्ति ने क्या कहा, Until philosophers are king or the princes of the world have the spirit of philosophy, cities will not be free from these.
दार्शनिक राजा होगा, और उसको फ्री कर दिया, जो मन में आए सो करिए, क्योंकि आपको तो ज्ञान है, आप पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसने भी स्वीकार किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, सत्ता तो अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए बाद में उसने स्टेट्समैन और लॉज की रचना की। लेकिन उसका चेला, उसका शिष्य साफ तौर पर कहता है, When man is separated from law and justice, he is worst of all animal. मनुष्य अगर कानून और न्याय की व्यवस्था से अलग कर दिया जाए तो उससे खतरनाक, उससे खराब इंसान नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि मैं कानून नहीं मानता, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, राज्य की जो स्थापित व्यवस्था है उसको नहीं मानता, तो उसके बारे में अरस्तु ने कहा वर्स्ट एनिमल है। आप देखते हैं इतनी बड़ी हिंसा जो होती है दुनिया में, वो तमाम वैसे लोग हैं जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। संविधान क्या है? कानून है, दस्तावेज है हमको चलाने के लिए, और उसमें विश्वास करना, उसके आधार पर चलना, वो वाद है, संविधानवाद है। हमारे पुरखों ने कहा, चाणक्य ने भी कहा, राजा के ऊपर राजधर्म है। और राजधर्म क्या है? जो संविधान हमने पूरी दुनिया में लिखा है, वी दी पीपुल ऑफ इंडिया कहते हैं, या वी दी पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, या वी दी पीपुल ऑफ ईवन कहते हैं, जनता की बात हम करते हैं। क्या कहा गया उसमें? प्रजा हिते हितं राज्ञः, प्रजा सुखे सुखं राज्ञः। राजा जो भी काम करेगा उसके लिए एक आधार है, एक संविधान है उस समय का, प्रजा के हित में करना है, प्रजा के सुख में करना है। तो प्रजा आधार है संविधानवाद की, उसका सुख आधार है। लेकिन वो निरूपित होगा, वो लिखा रहेगा, राजा मनमानी नहीं करेगा। इसीलिए लॉक जब कहता है संविधानवाद की हम जब बात करते हैं तो कहता है कंसेंट ऑफ द गवर्न। शासन बहुत अच्छा है, फिर भी अगर कंसेंट ऑफ द गवर्न नहीं है तो वो ठीक नहीं है। वो कंसेंट ऑफ द गवर्न क्या है? वही संविधानवाद है, लेजिटिमेसी है, जो सत्ता है उसकी लेजिटिमेसी है। मित्रों, ये सामान्य चीज नहीं है। और ये देखिए ईश्वर की कृपा इस धरती पर कि जब देश आजाद हुआ, गुलामी से मुक्त हुआ, तो इस देश का पहला लॉ मिनिस्टर कौन बनता है साहब? मिनिस्टर लॉ ऑफ जस्टिस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस पद को इसने सुशोभित किया। पद, आजकल हम लोग देखते हैं कि पद से आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतिहास में ऐसे हुए हैं, भविष्य में भी होंगे, वर्तमान में भी होंगे, जिनके वजह से पद गौरवान्वित होता है। मुझको एक और मौका मिला था, मैंने रेडियो स्टेशन की बात की थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, माननीय कुलपति वहाँ के प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर याद किया था, वक्ता के रूप में बुलाया था। उस समय भी अंबेडकर को थोड़ा गहराई से और देखने का मुझको मौका मिला था। उसके बिना पर मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि इस व्यक्ति ने संविधान का जो मूल होना चाहिए देश को चलाने के लिए, उसको तैयार करने में बड़ी शिद्दत से काम किया। मार्गदर्शक है वो। और जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश में कोई दूसरा विधान नहीं चलेगा, संविधान चलेगा, तो जो बात वो कहता है वो संविधानवाद है। कोई वाद नहीं चलेगा, व्यक्तिवाद हो, पूंजीवाद हो, समाजवाद हो, साम्यवाद हो, कोई वाद नहीं चलेगा। जो बात लिखा गया संविधान में, सोच समझकर लिखा गया। मूल संविधान में अगर नहीं लिखा गया सेकुलरिज्म, मूल संविधान में अगर नहीं लिखा गया सोशलिज्म, और अंबेडकर जैसा व्यक्ति ड्राफ्ट करने वाला हो, जिस व्यक्ति को कानून की भी समझ थी गहराई से, दर्शन की भी समझ थी और अर्थ की भी समझ थी, तो कुछ वजह रही होगी। और वजह थी, जो परिस्थितियां थी, उसके आधार पर राष्ट्र सर्वोपरि है। आज कुछ लोग कहते हैं ना साहब कुछ भी हो जाए, जो होना हो जाए, लेकिन हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। और वो अगर अंबेडकर की तस्वीर लेकर चलते हैं, संविधान की कॉपियां लेकर के चलते हैं और देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। और खास करके अंबेडकर का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लास्ट में कंक्लूड करते समय कहेंगे, इस बात को रेखांकित करने की मैं कोशिश करूंगा, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, पूरी शिद्दत, पूरी जिम्मेवारी के साथ क्यों कह रहा हूं। क्योंकि उस व्यक्ति ने संविधान बनाया,
लोग कहते हैं कि इसका नकल है, उसका नकल है। बिल्कुल नहीं जनाब। वो भारतीय परंपरा में पला बढ़ा पाश्चात्य के कानून की समझ रखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ संविधान है। और संविधान भाग को रेखांकित करने वाला कि जो कुछ भी होगा इस संविधान के द्वारा होगा। उस व्यक्ति को मालूम था इस देश की परिस्थितियां क्या है, इसीलिए सबको न्याय मिल सके, इक्वलिटी प्राप्त हो सके, फ्रीडम प्राप्त हो सके, प्रियम्बुल में लिखा गया। और केवल प्रियम्बुल में लिख करके छोड़ा नहीं। वह आदमी सपना देखने वाला नहीं था, वो ड्राफ्ट करने वाला व्यक्ति था। केवल संविधान को ड्राफ्ट नहीं करता है, अपने चिंतन को ड्राफ्ट करता है और उसके लिए वो सक्रिय भूमिका निभाता है, अपने आप को खपाता है। और कहते हैं वो दलितों का नेता था। आप छोटा नहीं कर सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कद को। वह व्यक्ति, ठीक कहा भाई संजय पासवान जी ने, वह व्यक्ति अगर पाश्चात्य में होता तो उसको दुनिया के सारी जो प्राइजेज हैं वो सब मिल गया होता। लेकिन फलक छोटा था हिंदुस्तान का, इसलिए नहीं प्राप्त हुआ। उतना बड़ा राष्ट्रभक्त, अपने ईगो के लिए लोग क्या क्या करते हैं। एक छोटा दायित्व मिलता है, उसमें हम हैं ये स्थापित करने की कोशिश में कानून को भूल जाते। लेकिन उस व्यक्ति की महानता जरा देखिए। पूना पैक्ट आपको याद होगा। राष्ट्र के लिए ये मानते हुए कि ये चीज सही है, लेकिन राष्ट्र को इससे नुकसान होगा, परहेज करता है वह व्यक्ति। जब संविधान का निर्माण करता है वह व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी मानता है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति थी, प्रिवी पर्स को भी मानता है, 370 को नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है। क्यों नहीं स्वीकार करता है? क्योंकि वो जानता था। लेकिन संविधान ऐसा ड्राफ्ट किया कमाल का, उसको भरोसा था उस व्यक्ति को, आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को के सामने जो संविधान है, अगर इसके आधार पर आगे आने वाली पीढ़ियां चलती रही तो सारे समस्याओं का समाधान होगा। और समस्याओं का समाधान इसी के माध्यम से होना चाहिए। इसको रेखांकित किया, इसी को हम कहते हैं कि साहब ये संविधानवाद है। जो मूल शर्तें हैं एंशिएंट से लेकर के आधुनिक कालखंड तक, हिंदुस्तान से लेकर के पाश्चात्य तक, आप जरा देखिए गौर करके, संविधानवाद में है क्या? रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। किसी भी पद पर कोई व्यक्ति, आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, बहुत लोग जेल में पड़े हुए हैं, आगे भी जाएंगे। इस देश का जो कानून है, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है। किसी बड़े बाप के बेटा हैं इसीलिए आप सत्ता में रहेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी हो सकता है, चाय वाला भी हो सकता है, चरवाहा भी हो सकता है। बड़े अच्छे उदाहरण आज दिन भर मिलते रहे। हिंदुस्तान में कोई भी किसी पद पर पहुंच सकता है अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता और क्षमता के आधार पर। धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। यह संविधान बनाया, इस संविधान का कंट्रीब्यूशन है। जनता से हमेशा पूछा जाएगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 साल पर कंसेंट लिया जाएगा उससे। आप सब लोग जानते हैं, हमसे बेहतर हमारे गुरुजन भी जुड़े हुए हैं। हमको ये गौरव प्राप्त है कि हमारे जो गुरुजन हैं वो उन्होंने हमको बनाया है, और उन्हीं की वजह से हमने हिम्मत जुटाई है इस पर लाइव होने के लिए। और ये हम जो इसको जिस तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी गलत है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करते हैं। हम जो कहते हैं उसको मान लो। आपने देखा होगा इस देश में कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आगे भी हो सकता है कि ये बातें चलाई जाने की कोशिश होगी। आप सब लोग जानते हैं, जैसा मैंने कहा कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सबको पता है किस तरह से हम लोग 2015 से संविधान दिवस मनाते हैं। और कमाल की बात है, जो मैं कहना चाहता हूं, उसको राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मानते हैं। कानून क्या है? कानून हमारी
जो हमारा जो व्यवहार है उसको सामाजिक परिवेश में, सभ्य समाज में हम रहें, उसके लिए एक नियंत्रण रेखा है। हॉब्स ने कहा था, पूरा पाश्चात्य जो जगत है, हमने कहा कि दूसरे जगह अंबेडकर नहीं पैदा हो सकता। वो कहता है कि नहीं, मनुष्य सेल्फिश है, नेस्टी है, ब्रूटी से शॉर्ट है। कहता है कि हमारा जो शरीर है वही हमको चलाता है। वहां संविधान वैसा ही पैदा होगा, एक्सट्रीम होगा, पूंजीवाद, उसके कोख से निकलेगा साम्राज्यवाद जो दुनिया को तबाह करेगा। समाप्त तो नहीं हो सकता है। राजनीतिक साम्राज्यवाद समाप्त हो गया, लेकिन आर्थिक साम्राज्यवाद चल रहा है, और उससे जो निकलने वाला दंश है उसको हम लोग सब लोग झेल रहे हैं। कोविड के नाम में झेलते हो, आर्थिक नियंत्रण के नाम पर झेलते हो, झेलने के लिए हम विवश हैं। एक्सट्रीम है। लेकिन भारतीय दर्शन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की धरती है। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर को भी परिणामवान हम लोग कहते हैं। उनका जो अंतिम समय गुजरता है, लेकिन आपसे हमको जो महत्वपूर्ण बात ये करनी है कि उस व्यक्ति ने संविधान के दायरे में रहकर, पहले राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, लेकिन संविधान ऐसा बनाया गया कि जरूरत पड़ती है तो उसमें हम परिवर्तन करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी रखा गया। जो अभी संभव नहीं है, हम लोग जानते हैं तत्काल कोई चीज संभव नहीं है, लेकिन वो होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जरूरी है, होनी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करके रखी। अंबेडकर साहब को यह मालूम था कि हमारे यहां जो शक्तियां हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी लेते हैं और कहते हैं कि साहब वो जो अभी हमारा जो संसदीय प्रजातंत्र है वो न्याय के अनुकूल नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों बातें एक साथ आप नहीं कह सकते। जिस संविधान का निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को था, आप उनको चुनौती देना चाहते हैं। हमारी जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था, उस पर लानत मलानत भेज करके आप कहना चाहते हैं कि ये तानाशाही की व्यवस्था है। नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जब तक ये संविधान है और संविधान में हमारी आस्था है, जो संविधान बाद में हम विश्वास करते हैं, तब तक ये संभव नहीं है। हम सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, और पाया है अब तक हमने। बड़ी जटिल समस्याएं रही हमारे सामने, लड़ते रहे हम लोग, और आप देख रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि साहब ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्षों का विवाद, खून जो बहा राम जन्मभूमि का, उसका समाधान किसके माध्यम से हुआ? उस संविधान में विश्वास करने के माध्यम से हुआ, उसकी व्यवस्था के तहत हुआ। सीए का आप देखते हैं जो आंदोलन चला, संविधान की किताब, अंबेडकर की तस्वीर लेकर संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानेंगे। उनको पता होना चाहिए इतना कमजोर संविधान ड्राफ्ट नहीं किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधानवाद को वो आदमी बेहतर समझता था और ये जानता था कि दुनिया में कहीं भी संविधान को उठा के अगल बगल के देशों में फेंक दिया, यहां नहीं फेंका जा सकता है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है हमारी, वो राजधर्म में विश्वास करती है। राज्य के लिए यहां छोटे छोटे बच्चे अपनी टॉफी का पैसा लेकर के कारगिल युद्ध में पहुंचते हैं। उनको पता होना चाहिए इस देश की तासीर। अंबेडकर को बेहतर पता था, इसलिए अंबेडकर कहीं गए नहीं, वो जानते थे, और इतिहास ने उनको सही साबित किया। दुनिया में हर जगह ऊंच नीच, छोटा, रंग भेद के नाम पर हो, जाति भेद के नाम पर हो, क्षेत्र भेद के नाम पर हो, गोरा काला हो, यह विभेद रहा है, परिवार में रहा है। लेकिन जो मुकाम नेल्सन मंडेला को नहीं हासिल हो सका शताब्दियों के संघर्ष के बावजूद भी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों की जमात ने उनको वो गौरव दिया, और उनके गौरव से गौरवान्वित हुआ। जो दिया उससे ज्यादा लौटा दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। कभी भी इस ऋण से हिंदुस्तान मुक्त नहीं हो सकता है, अपने गौरवपूर्ण संतान से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे महामानव को जितना नमन किया जाए उतना कम होगा। जरा गंभीरता देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, जरूरत पड़ी तो ऐसी व्यवस्था की उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। देश के लिए जो कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत है, परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया, लेकिन खुला नहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि वो जानते थे
ये जो जोड़ते हैं लोग, कहते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट, हर इलेक्शन में होता है। और यही खेल चलता रहा है। लोगों को भरोसा भी हो गया था कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंबेडकर को भरोसा था परिवर्तन होगा, परिवर्तन हुआ। कल जिस तरह से विभेद चल रहा था हमारे हिंदुस्तान में, जाति ने पूछो साधु की, पता था अंबेडकर को, इसीलिए नहीं कहीं गए। और उनको जो मान सम्मान मिला वो मिलना चाहिए था। वो देश के लिए जरूरी, इस समाज के लिए जरूरी, राष्ट्र भारतीय संस्कृति को रेखांकित करने के लिए जरूरी था। हमने उसको दे करके जो कुछ दिया, गोनू आए न गए, घर ही में रहे, मिथिला में कहते, हमने दिया नहीं, घर में ही रहा। अंबेडकर साहब ने वो काम किया। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना करके कोई उपकार नहीं किया, उन्होंने उपकार किया उसको स्वीकार करके। और कैसा ड्राफ्ट किया साहब कि जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उसके समाधान का रास्ता है। कल तक लोग जो कहते थे ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, अभी भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है अभी हाल की कुछ घटनाओं को, उसमें और भी हमको हमारा विश्वास बढ़ा है। इसीलिए विषय मैंने चुना। वो सब कहते हैं अमुक आदमी गलत कर रहा है, उसको पकड़ो, उसको सजा दो, उसको सजा दो। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने सजा देने में विश्वास करते हैं, अपने निर्णय कर लेते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। अपने वकील भी बन जाते हैं, अपने पुलिस अफसर भी बन जाते हैं, अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बन जाते हैं, सब बन जाते हैं, स्वयंभू हो जाते हैं। वो चलता नहीं है, चलेगा नहीं। कानून का शासन है, बदलने का भी तरीका है, कोई हमेशा नहीं रह सकता है। जनता, अगर लगता है जनता को, और जनता में विश्वास करना पॉपुलर सॉवरेंटी का जन्मदाता था रूसो। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप सब लोग जानते हैं, हमसे बेहतर जानने वाले लोग हमको देख सुन रहे हैं। सब लोगों का नाम नहीं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि व्यवधान हो जाएगा, मैं कुछ लिख करके नहीं कभी बोलता हूँ, इसलिए हमको माफ़ करेंगे। सब लोगों को एक साथ में नमन करता हूँ जुड़ने के लिए, अपने गुरुजनों को भी, अपने मित्रों को भी, अपने श्रेष्ठ जनों को भी। आप जरा सा देखिए तो सही, जरा गौर करके देखिए, जो संविधान हमारा है उसमें क्या कमाल किया अम्बेडकर ने। वो जानते थे कि ये जोड़ लेंगे ये लोग, कैलकुलेशन कर लेंगे ये लोग, इसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। मेरे नाम पर भी कुछ लोग सत्ता प्राप्त करने की सियासत करें, उनको पता था। और जो जोड़ आप देखते हैं, जोड़ के आधार पर कुछ हो भी जाता है, लेकिन अंबेडकर जो चाहते थे वही मूल रूप से हो रहा है और वही होगा। क्या चाहते थे, उन्होंने खुला नहीं छोड़ा। इसीलिए पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी उस तरह की नहीं दी जिस तरह से इंग्लैंड में है, वो जो चाहे सो कर ले, नहीं कर सकती है संसद भी हमारी, उसकी भी एक प्रक्रिया है। और बिना कानून बनाए हुए कोई भी कितना भी ताकतवर अपने को समझता हो नहीं चल सकता है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और संविधान की प्रक्रिया है, उसी के तहत चलना पड़ेगा। और नहीं चलेंगे तो उसका गार्जियन किसको बनाया? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या है? जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस को समझता है, जुरिस्प्रूडेंस को समझता है, नेचुरल जस्टिस को समझता है, रोमन कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉ को समझता है, राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद द नेचर को समझता है। और प्रकृति किसी को मारने की बात नहीं करती है। इसलिए संविधान में सबके लिए व्यवस्था होगी, व्यवस्था की जाएगी, की जाने का प्रावधान है। छुआछूत है तो उसको समाप्त संविधान के द्वारा किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं कि साहब बहुत गलत हो रहा है कुछ लोगों के साथ। सदियों से बहुत लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनका ये मुल्क है, इस मुल्क को बनाया है। दूसरा उदाहरण नहीं देखते हैं तो अभी हमने हाल में बिहार के ही नहीं, राष्ट्र के गौरव आप लोगों ने देखा, बाबू जगजीवन राम की जयंती में इस बात को रेखांकित किया। बड़े दर्द के साथ मुनीष जी ने कहा कि उनको क्यों दलित नेता केवल मानते। मैं नहीं मानता, मैं आपसे सहमत हूं। क्यों इस आदमी को दलित नेता मानते? इस आदमी ने क्या गंभीरता से रेखांकित किया साहब, नहीं छोड़ा, फ्री नहीं छोड़ा। चेक्स एंड बैलेंस, संविधानवाद का मतलब होता है चेक्स एंड बैलेंस,
कैसा चेक्स एंड बैलेंस किया साहब? वो केवल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में नहीं केवल चेक्स एंड बैलेंस किया। हम लोग जो पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर लेजिस्लेचर का भी नियंत्रण है और जुडिशरी का भी नियंत्रण है, जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उतना ही नहीं है, बहुत बड़ा नियंत्रण है। प्रोसीज्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा, एक तो उस पर नियंत्रण किया, सुप्रीम कोर्ट का गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मनमानी आप नहीं कर सकते हैं, संविधान देखेगा। मोदी जी कोई कानून बना करके अपने मर्जी से लागू नहीं कर सकते। अगर संविधान कहता है, जजेस कहते हैं कि नहीं होगा तो नहीं होगा। आपके पेट में दर्द हो, चाहे उनके पेट में दर्द हो, चाहे मेरे पेट में दर्द हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग लानत मलानत भेजने लगते हैं अंबेडकर को, अंबेडकर का नाम लेने वाले जुडिशरी को भी गाली देने लगते हैं, बिक गया, कर दिया, उनके हिसाब से नहीं हुआ। तो ये बड़े भारी जर्नलिस्ट लोग भी हैं, वो अगर जजेस कुछ आकर के कहते हैं तो माथ पर चढ़ा लेते हैं। जब उनके अनुकूल बातें दिए नहीं दिखाई देती है तो सभ्य भाषा में जितनी असभ्य गालियां दे सकते हैं वो देते हैं। दुनिया नहीं उनको सुनती है, कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत का जो जनमानस है, इसकी जो तासीर है, जो संविधानवाद से पली बढ़ी है। राजधर्म को आज से नहीं, ईसा पूर्व 4वीं सदी से पहले से भी मानती आई है, पता है। और निरंकुश राजा को निपटाने का भी सामर्थ्य प्राचीन समय से रहा है। सत्ता आई थी ना, संविधान को पलटने की कोशिश की गई थी ना, इमरजेंसी लगा था ना, क्या हुआ आपने देखा ना। पत्रकारों की कलम बंद करने की कोशिश की गई, क्या हुआ। लेकिन जो पत्रकार इस देश के विरुद्ध काम करेंगे, पत्रकारिता के धर्म के खिलाफ काम करेंगे, इसकी हिंदुस्तान की पत्रकारिता भी बड़ी गौरवशाली रही है, राष्ट्रीयता से जुड़ी रही है, सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ी रही है। तो उनको जेल जाना पड़ेगा, है ना। बड़े बड़े पत्रकार जो थे, जिनकी नीयत और नियति दोनों ठिकाने लग गई, कहीं नहीं है। वो अपने को भले अंग्रेजी हिंदी बोलते हो, अपने को बहुत बड़े सामर्थ्यवान समझते हो, लेकिन भाई समाज जिसको मानता है, आप बहुत ज्ञानी है लेकिन समाज नहीं मानता है, आप ज्ञानी नहीं है। आप अपने को बहुत खूबसूरत समझते हैं, समाज नहीं मानता है, तो आप नहीं है। समाज की ये ताकत है, भारतीय समाज, और अभी भी समाज है। कुछ भी हो जाए, कोई जाति धर्म संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान गांव में अगर बसता है तो गांव की संस्कृति ये बताती है कि सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। देश के सामने चुनौती आती है, बहुत तोड़ने की कोशिश होती है ना, धर्म के आधार पर होती है, कितने भेजे जाते हैं, कितना पैसा खर्च किया जाता है, सीए के नाम पर कितना बड़ा आंदोलन किया जाता है, अभी किसान के नाम पर आंदोलन किया जा रहा है। जो कानून बना है वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी को नहीं मानते, हम ऐसा वैसा कर देंगे। हम आएंगे उस पर, आपसे बात करेंगे। नहीं चल सकता है। अंबेडकर साहब ने लास्ट में जो स्पीच दिया था, बड़ा मार्मिक स्पीच है, और आज के दिन में स्मरण करना बहुत जरूरत है, और उसी को मैं रेखांकित अभी कर रहा हूं। कंक्लूड करते समय वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जिस किसी को भी गफलत में है, वर्षों से लगे हुए हैं लोग, देश का टुकड़ा भी किया, संतोष नहीं हुआ। अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये शक्तियां रहेंगी, अगर विभाजन होता है तो उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में ये बात कही थी, उन्होंने बात वार्निंग दी थी, लोगों ने नहीं, जो परिस्थिति थी नहीं हो सका था। वार्निंग उनकी थी, वो स्वप्न दृष्टा नहीं थे, वो बिल्कुल चीजों को देखते थे, स्पष्ट करते थे और ड्राफ्ट करते थे, वो रेखांकित करते थे। वो एरिस्टोटल के अनुगामी थे, प्रैक्टिकल थे। वो संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष में आपने देखा होगा कभी खून खराबा नहीं हुआ, क्योंकि जानते थे कि हिंदुस्तान में तर्क के आधार पर चीजें बदली जा सकती हैं, विचार विमर्श के आधार पर बदली जा सकती है। इसकी वैदिक संस्कृति है, और वही दुनिया में धरती। उन्होंने काफी अध्ययन किया था, हमेशा अध्ययन करते रहते थे, कभी उनका कोई खाली समय नहीं जाता था। इसीलिए मैं अपने ऐसे मित्रों को जो अपने को अम्बेडकर राइट कहते हैं, उनका नाम लेकर के आप देखते हैं कौन कौन सा काम करते हैं। उनको हक नहीं है, मैं मन से कई एक बारी बात कह चुका,
वो चाहते थे कि वो किसी कारण से कोई पिछड़ गया तो उसको आगे बढ़ाना दायित्व है राज्य का, राज्य कोई उपकार नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने परमानेंट व्यवस्था नहीं की रिजर्वेशन की भी। वो बैसाखी के सहारे समाज के किसी बंधु को लेकर के चलना नहीं चाहते थे। और हमको इस बात का फक्र है कि डॉक्टर संजय पासवान जी ने सबके सामने कहा कि अगर दलित समाज में भी एक वर्ग अगर ऊपर आ गया है तो उसके नीचे के वर्ग को जाना चाहिए। वो मैं जेबी पंत इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में था, एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पर आज से 10-20 साल पहले एक सेमिनार था, उसमें मैं गया था, वो किताब भी छपी हुई प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पर। वहां ये बात शिद्दत से आई, रेखांकित की गई। क्रीमी लेयर की चर्चा होती है। ये भारतीय समाज ही समझ सकता है कि अगर हम आगे निकल गए हैं तो हमारा जो भाई कोई पिछड़ गया है, लोग कहते हैं, विवेकानंद जी सुन रहे हैं, वो कहते हैं गांव में अगर आपका कोई भाई गरीब है तो गांव के लोग कहेंगे अगर बेटी के ब्याह छे, मैथिली में कहेंगे अगर बेटी के ब्याह छे पाई दियो, दूसरे को नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपका भाई है। स्वामी विवेकानंद ने यही बात पाश्चात्य को समझाई थी। वेदांत मानता है ये पूरी कायनात जो है, सृष्टि जो है, इसका निर्माण करता एक ही है और उस नाते हमारा और आपका सबका संबंध है। कोई आगे निकल गए, कोई अंग्रेजी हिंदी जान गया तो दूसरे को तिरस्कृत करने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि दूसरा जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। अंबेडकर बेहतर समझते थे यह मध्यम मार्गी देश है, ये एक्सट्रीम में नहीं जा सकता है, न एक्सट्रीम पूंजीवाद हो सकता है यहां, न एक्सट्रीम जिसको कहते हैं मार्क्सिज्म। स्टेट विल विदर अवे फ्रेंड्स, स्टेट विल नेवर विदर अवे। हिस्ट्री रिवील्स दिस फैक्ट। आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। इसके लिए सुकरात ने अपनी जान दे दी थी, साबित अपने बच्चों को बताने के लिए कि राज्य समाप्त करोगे नहीं। कहते हैं ना, नहीं मामा से कन्हा मामा नीक। नहीं है, कन्हा भी है तो ठीक है। अगर संविधान में कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। सत्ता में अगर गड़बड़ी है तो ठीक किया जाएगा। इमरजेंसी के बाद ठीक किया गया, अभी भी अगर गड़बड़ी है तो कल ठीक किया जाएगा। कानून में गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन राष्ट्र को नहीं रहने देंगे, उसको तोड़ देंगे, इसकी अनुमति किसी ने नहीं दी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, जनता तय करेगी। इस पर बहुत रिसर्च है, इस पर बहुत काम हुआ, आगे भी होगा। किसको मान लिया जाए, किसका निर्णय सही है। हम जो कहते हैं मुट्ठी भर निकल गए, रोड जाम कर दिए, हमारी बात मान लीजिए। काहे मान लीजिए भाई, हम ही जनता है। इस पर बड़ा काम किया रूसो ने, जिसको पॉपुलर सॉवरेनिटी का जन्मदाता कहते हैं। उसने जनरल विल की बात की। सुनने में बहुत अच्छा लगता है सब, लेकिन सब एकमत होंगे संभव नहीं है। घुमा फिरा करके क्या आता है, बहुमत। और हिंदुस्तान में भी, आपने अमेरिका में देखा ना चुनाव के बाद क्या हुआ। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वहां है, प्रजातंत्र है, पढ़े लिखे लोग हैं। हिंदुस्तान में तो एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। ये हंगामा खड़ा हुआ क्या। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिनका इस देश में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा गौरव के साथ हम लोग नाम लेते हैं, हार गई। सत्ता का बहुत आसानी से हस्तांतरण हो गया। एक चीफ मिनिस्टर हुए थे कि स्टेट में, उनको लगता था कि लाठी के बल पर सब कुछ हो जाएगा। हुआ क्या, अभी भी एक है। होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि संविधान केवल नहीं है। हम उस वाद में विश्वास करते हैं जो हमको बताता है, जो अरस्तु समझाता है, जो चाणक्य समझाता है, जिसको रूपांतरित किया, रेखांकित किया भारत का गौरवपूर्ण संतान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस व्यक्ति ने जितनी पीड़ा उसने झेली थी, उसको आड़े नहीं आने दिया ड्राफ्ट करते समय। आप जरा देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट में पढ़ रहा था अपने रिसर्च के लिए, कम्युनल राइट पर। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे सरदार पटेल। क्या क्या नहीं आया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर देश के बंटवारा के बाद भी कुछ लोगों के जेहनियत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे प्रस्ताव आए, फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठी थी। सरदार पटेल ने कहा था कि देखो जी, जो होना था सो हो गया, आगे किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये संविधान ऐसा बन रहा है, लेकिन इस देश की कीमत पर, इस संविधान की कीमत पर कुछ किसी को प्राप्त होगा ऐसा नहीं है।
फिर भी अगर आपको संतोष नहीं है, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो बॉर्डर खुला हुआ है। ये संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशन और डिबेट का ये लेवल था, और ऐसे गंभीर डिबेट को ड्राफ्ट के रूप में परिवर्तित करने का दायित्व किसको था? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को था। दुनिया का सारा संविधान, आप अभी अमेरिका की मैंने चर्चा की, मिडिल ईस्ट में क्या होता है आप देखते हैं, यूरोप के देशों में, इंग्लैंड छोटा सा मुल्क है, क्या क्या होता है वहां, और हिंदुस्तान एक उत्तर प्रदेश कई एक देश के बराबर है। यहां अनेक तरह की उपासना पद्धतियां हैं, अनेक तरह की भाषाएं हैं, अनेक तरह के लोग रहते हैं, और इसको समाप्त करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां लगी रहती हैं। कुछ तो दिगर है, कुछ डॉर्मेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानियां हमको होती है। लेकिन हम दुनिया में श्रेष्ठतम देशों में हैं, क्योंकि हमारे पास वैसी संस्कृति है जिसमें पले बढ़े व्यक्ति ने इस देश में संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई ही नहीं। उन्होंने स्थापित कर दिया कि जो भी परिवर्तन होना है, जो भी अच्छा होना है, सब संविधान के माध्यम से होगा। कोई अगर समझता है हम बहुत बड़ी शख्सियत हैं, होम मिनिस्टर हैं, और क्या भी आपने देखा ना, वो डीजीपी हैं, क्या हैं, नहीं हैं, से कुछ नहीं होने वाला है। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, एक छोटा सा दायित्व मैंने देखा हाल में मिला, तो उसका कैसे दुरुपयोग लोग कर सकते हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर सकते हैं। आप सोचिए, जिस आदमी को इतना बड़ा दायित्व मिला और जिसने इतना दंश झेला, वो हम उसका अनुकरण क्यों नहीं करें, गौरव बोध के साथ क्यों नहीं करें? और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, और दुनिया के वो देश जो बिखर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि वर्ल्ड टुडे, आज पूरी दुनिया को जरा देखिए। अमेरिका का उदाहरण आपके सामने है, इंग्लैंड का उदाहरण आपके सामने, अमेरिका के हाल का उदाहरण आपके सामने है। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्मूथली परिवर्तन होता है। सत्ता का हस्तांतरण केवल नहीं होता है। आप देखते हैं ना, लोग परखते हैं, जांचते हैं, लोग कहते हैं कैसे हो गया? ऐसे हो गया जैसे कि पॉपुलर सॉवरेंटी का जन्मदाता मानता था, और उससे ज्यादा दंश नहीं कोई झेला था। अपने देश में अंबेडकर साहब ने झेला था। साहब रजिस्टर फेंक करके दिया जाता था, लेकिन वह आदमी जानता था कि सियाजी राव जैसा व्यक्ति भी इस देश में है। इस देश में कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, हमारी संस्कृति सनातन है, विशिष्ट है, उसमें कुछ चीजें गलत आई हैं जो चल नहीं सकती हैं, जिसको बदलने के लिए पूरे पुनर्जागरण में देश की आजादी के पहले सब लोगों ने, स्वामी विवेकानंद हो, गांधी हो, जो भी हो, तिलक हो, जितने लोग हैं, फुले हो, जितने लोग हैं, अंबेडकर हो, सब लोगों ने काम किया, सामाजिक सुधार किया। क्योंकि मालूम है मार्क्स के, हम अपने अनुयायी मित्रों से कहना चाहते हैं, मार्क्स को भी इसका एहसास हो गया जब वर्ल्ड हिस्ट्री पर काम कर रहा था। उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई कैसा मुल्क है, कृषि प्रधान है, यहां इतनी तरक्की फिर भी क्यों हुई? जहां कहीं संघर्ष होगा वहां तरक्की नहीं होगी मित्र, खून खराबी होगा वहां तरक्की नहीं होगी। और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया क्यों बनी रही? क्योंकि यहां शांति थी, क्योंकि यहां वर्ग संघर्ष नहीं, यहां सहयोग था। क्यों था? दर्शन की वजह से था। हम लोग आंगिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं। जितने दर्शन के आयाम हैं, आप चाणक्य को देखिए, 7 अंगों की चर्चा होती है राज्य के। हमारा शरीर है, मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण है, सबको संचालित करता है, लेकिन पैर में तकलीफ है तो आप जानते हैं कि कोई काम नहीं कर पाता है। शरीर के किसी अंग में कोई परेशानी है तो क्या स्थिति बनती है? कहीं भी ऑपरेशन होता है, पूरे शरीर को पीड़ा होती है। पैर में तकलीफ है, हाथ अगर नहीं जाए, उसको नहीं सहलावे, तो साहब किसी काम के नहीं होंगे। काम के आधार पर ऊंच नीच समझना ये हमारी संस्कृति नहीं रही है। बड़ा अच्छा काम किया है। आप जानते हैं बिंदेश्वर पाठक सर ने, सोशियोलॉजी के विद्वान है, समाज के क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने एक इंटरनेशनल सेमिनार में मुलाकात मेरी हुई, बड़ा हमको गौरव है। उन्होंने एक किताब दी जो उनका पीएचडी वर्क है, रोड टू फ्रीडम।
उसमें भंगी समाज के बारे में उन्होंने लिखा है, आप दंग रह जाएंगे, पढ़िए तो सही। अंबेडकर के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है आपको ईमानदारी के साथ, तो जो भी समय मिले पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए। दैट विल गिव यू इनसाइट, अंतर्दृष्टि पैदा करेगा। उन्होंने लिखा है कि इस कालखंड में कैसे कैसे इस समाज में जो बड़े गौरवशाली लोग थे उनके साथ अपमानित करने के लिए उनके साथ कैसा कैसा सलूक किया गया। ये कहां से भंगी समाज आता है और इतना संघर्षपूर्ण क्यों होता है, इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि ताकतवर लोगों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया गया जब हम गुलाम थे, तो उनको अपमानित करने के लिए पहुंचाया गया। किसी को अपमानित करना हो तो उसको छोटा काम दे दीजिए, उसको अपमानित करना हो तो उसको तिरस्कृत कीजिए। वो भूमिका अख्तियार की, और अंबेडकर जानते थे। अरस्तु को पढ़ा था उन्होंने, उस समय जरूरत थी ग्रीक सिटीज में स्लेव की, लेकिन उसी व्यक्ति उसी समय उसने कह दिया था अगर उसके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, ये योग्य है उनको फ्री नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जानते थे कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को अगर आप अपमानित करके रखते हैं तो केवल उसका अपमान नहीं होता है, आपको उसकी ऊर्जा से बेदखल होना पड़ता है। आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो आपके काम आ सकता है उससे आप वंचित रह जाएंगे, राष्ट्र का नुकसान होगा। इसलिए मित्रों, गुरुजनों, काफी समय हो गया है, अब सोचते हैं कि बहुत लंबा होने से ठीक नहीं होगा, आपका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 घंटा ही मैंने तय किया है आपके साथ बात करने के लिए। और मैंने जैसा आपको कहा था, ये सब क्यों कह रहा हूं ये मैं संविधानवाद और वर्ल्ड टुडे पर आज मैं क्यों डिस्कशन अंबेडकर साहब के जन्म तिथि पर ऐसे भारतीय गौरवपूर्ण ऐसा मस्तिष्क क्यों इस अवसर पर मैं चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि अंत में एक जो भाषण किया था 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पार्लियामेंट के जो सेंट्रल हॉल है जिसमें आप जानते हैं कि राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, उन्होंने जो भाषण दिया था उसको ग्रामर ऑफ एनार्की के नाम से प्रसिद्ध है वो भाषण। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमसे बेहतर उसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन मैंने जितनी बातें आपको कही हैं उसके जिस्ट के तौर पर यह कहना चाहता हूं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वार्निंग दी थी, सचेत किया था, सावधान किया था और संविधानवाद के महत्व को रेखांकित किया था, प्रयोग में लाया था। अरस्तु ने तो केवल इतना कहा था ना, व्हेन मैन इज सेपरेटेड फ्रॉम लव एंड जस्टिस इज वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट जब संविधान किया और यहां के जजेस को भी फ्री नहीं छोड़ा। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो जजेस को अच्छा लगे नहीं छोड़ा। प्रोसीज्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कर दिया, जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन कीजिए, किसी को फ्री नहीं छोड़ा। चेक्स एंड बैलेंस संविधान का इतना बेहतरीन नमूना दुनिया में आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। पड़ता तो दुनिया का ये इतने झंझावातों को झेलते हुए हिंदुस्तान इतनी गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त कर सकता है अगर इसका ईमानदार नेतृत्व हो, तो वो बेमिसाल है। मित्रों, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको उन्हीं की भाषा में कहना चाहता हूं। अंग्रेजी में है, उसका तर्जुमा भी करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। उन्होंने क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप for dissent and contrary to the popular belief, even a parliamentary law can be challenged and changed. कोई भी चेंज किया जा सकता है। जो कहा जा रहा है कि भाई कानून बन गया उसको बदल दो, बदलने में क्या दिक्कत है, बदला जा सकता है। और ये भारतीय संविधान उसकी एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, पर्याप्त अवसर प्राप्त करता है। कोई भी चीज कानून बदली जा सकती है। लेकिन आगे जो कहा है कोट करना चाहते हैं, अपनी बात उसमें नहीं अभी डालें। लॉ मस्ट बी मेड एंड रिपील्ड इन द पार्लियामेंट, नॉट ऑन द रोड्स। लोग कहते हैं ना रोड पर बदल देंगे, नो, ये मेरे शब्द नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लीगल माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स हु underlined the social justice now that has become the craze. Social justice.
ही ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट लाइट। उसने कहा है लॉ मस्ट बी मेड एंड रिपील्ड इन पार्लियामेंट, नॉट ऑन द रोड्स। As Dr. Ambedkar aptly observed, inverted comma, I quote, if those who are dissatisfied with the constitution have only to obtain 2/3 majority, and if they cannot obtain even a 2/3 majority in the parliament elected on an adult franchise in their favor, their dissatisfaction with the constitution cannot be deemed to be saved by the general पब्लिक। ये अंबेडकर साहब के शब्द है। एनार्की नहीं, हम जो भी तय करेंगे रोड पर तय कर लेंगे। तो रोड पर तय करेंगे तो वही स्थिति होगी जो चाणक्य ने ईसा पूर्व 4वीं सदी में मत्स्य न्याय की बात कही थी। आपको अपने बड़े ताकत पर गुमान है ना, तो दूसरा आपसे ज्यादा ताकतवर वाला हो सकता है। अगर रोड पर कानून बनने लगेंगे तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो कम से कम अंबेडकर की तस्वीर और संविधान के साथ रोड पर मत आए, अंबेडकर ने यह कहा था। और इस संविधान में कोई भी जो आवश्यक परिवर्तन है वो हो सकता है, वो जनता की सहमति से होगा। और जनता की सहमति के लिए जो मतदान की व्यवस्था है उसके माध्यम से होगा। और देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, विश्व में पूजित है। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना संविधानवाद को तार तार करना है, अंबेडकर को अपमानित करना है। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र आग्रह है कि अंबेडकर साहब को आप पढ़िए और कम से कम उनके नाम पर यह सब काम मत कीजिए। आप अपना कीजिए, अपना नाम लेकर के कीजिए ना, उनकी तस्वीर के साथ मत कीजिए। उनके द्वारा इतना वेल ड्राफ्टेड संविधान जिसको उन्होंने जिया भी, और भारत को यह गौरव प्राप्त है कि भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, जिस लॉ एंड जस्टिस के बारे में कहता है अरस्तु, व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस मैन इज वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल। और वर्स्ट नहीं हूं पूरी दुनिया में कहीं भी, कोई भी राज्य में, कोई भी राज्य, तो उसके लिए संविधानवाद की जो तासीर समझाई है, बनाई है, जिया है, सपना नहीं देखा है, रेखांकित किया है, रूपांतरित किया है, स्थापित किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। इसीलिए गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, मित्रों, मैंने ये विषय लिया था क्योंकि मुझको लगा कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते हमने जो समझा है, उनको इतना समझा है कि देश बड़ा गौरवपूर्ण स्थान रखता है अपनी संतानों की वजह से। एक से एक संतान इस धरती ने पैदा किए, उसमें एक अमरलाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पैदा करने का इसको गौरव हासिल है, जिसने आधुनिक कालखंड में प्राचीन से लेकर अब तक संविधानवाद के संबंध में जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट में विश्वास करता है, जो रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर में विश्वास करता है, शक्ति को संगठित, एकत्रित एक जगह रख देना उसमें विश्वास नहीं करता है, जनता पर विश्वास करता है, संविधान के माध्यम से परिवर्तन की बात करता है, जुडिशियरी पर भरोसा करता है, एक इकाई को सारी शक्तियां नहीं सौंपता है। तो इस पर बात की जानी चाहिए। 1 घंटे का समय हो गया है, आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझको दिया, मैंने अपनी बात रखी है। सहमति असहमति के लिए मैंने कहा कि मैं भी उसी परंपरा में जीता रहा हूँ। मुझको गौरव प्राप्त है कि थोड़ी बहुत अंबेडकर साहब को समझने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ। मैंने अपनी बात रखी है और मैं बीच में कोई कमेंट्स मैं नहीं ले सका, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप अपनी